Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आप देख रहे हैं आखिरी सौदा। देखिए जबरदस्त मोमेंटम वाला बाजार है, चौतरफा खरीदारी और ऑफ कोर्स 28,328 के लेवल्स पर निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। अगर एक इंडेक्स जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए दिन भर लगातार, वो है निफ्टी बैंक। वो स्क्रीन पर एक बार फिर आएगा। 264 पॉइंट ऊपर, पूरे 1% की तेजी बनी हुई है। लेकिन मुझे पता है आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उन शेयरों का जिनमें कल भी एक्शन रहेगा और एक्शन का मौका आपको इस समय भी मिलेगा, यानी कि कल का खिलाड़ी आज। तो सीधे चलते हैं नीरज और हेमंत के पास। नीरज बताइए क्या है आपके हाथ? देखिए, आज हमारा जो स्टॉक है जो हमने चुना है उसका नाम है त्रिवेणी टरबाइन। ये त्रिवेणी शुगर नहीं है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग नहीं है, त्रिवेणी टरबाइन है। उसी ग्रुप की कंपनी है और टरबाइन जनरेशन में है। हीट जनरेशन के लिए जो टरबाइन इक्विपमेंट होता है उसकी लीडिंग कंपनी है भारतवर्ष में, इससे बड़ी कोई कंपनी नहीं है। 63% डोमेस्टिक मार्केट शेयर और 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ है इनकी। 50 देशों में कामकाज है इनका और इनकी खासियत ये है कि 100 मेगावाट तक के टरबाइंस के ये मास्टर हैं और उसमें इनके पास मेंटेनेंस का काम भी आता है। तो यानी एक बार जब इन्होंने सप्लाई किया तो उसका पूरा टर्न की प्रोजेक्ट इनको मिलता है। जो इंडस्ट्री ये कैटर कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने इस स्टॉक को चुना, उसको ध्यान रखिएगा। पेपर और पल्प, टेक्सटाइल, केमिकल, ये 3 सेक्टर बहुत ही राइज कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से इनमें एक्सपेंशन हो रहा है। और जब आप कैपेक्स करते हैं, एक्सपेंशन करेंगे तो आपको त्रिवेणी टरबाइन की ज़रूरत पड़ेगी। चौथा सेक्टर है स्टील, इसमें भी इनके टरबाइन का इस्तेमाल होता है। स्टील की एक खबर मैं और आपको बता दूं, एकदम लेटेस्ट खबर यह है कि अक्टूबर से चाइना के 5 शहरों में 50% स्टील प्रोडक्शन कम होने जा रहा है। तो उसकी वजह से भी भारत की स्टील कंपनियों को और मौका मिलेगा अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। और एचईजी ग्रेफाइट के लिए तो बिल्कुल लॉटरी जिसको कहते हैं वो लगने वाली दोबारा एक बार फिर से। और इसका नतीजा इसलिए हमने लिया क्योंकि Q1 के नंबर आप देखिए, इनका मुनाफा जो था वो 13 करोड़ से बढ़ के 19 करोड़ हो गया है। करीब 85% की ग्रोथ देखने को मिली है इसमें। और रेवेन्यू में 43% की ग्रोथ है, जो 122 के सामने 172 करोड़ हो चुकी है। स्टॉक अपने ऊपरी स्तर से काफ़ी नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है और वैल्यूएशन के लिहाज से कंफर्टेबल है। अगर आप इसके पेयर ग्रुप में जाएंगे, लक्ष्मी मशीन वर्क्स और ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां देखेंगे जो इसी तरीके के सेगमेंट में है, तो उनके वैल्यूएशन इससे कहीं ज़्यादा बड़े हैं। दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि पिछले 5 साल से आप देखेंगे रेवेन्यू ग्रोथ तकरीबन डबल हो गई, यानी 500 से बढ़ के वो करीब 850 करोड़ हो चुकी है FY18 में। तो ये इंप्रेसिव है कि अपनी ये रेवेन्यू लगातार बढ़ाने में सफल रहे हैं और मुनाफा भी। दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट है रिटर्न ऑन इक्विटी। पिछले 3 साल का एवरेज देखेंगे आप तो 37% से ज़्यादा है और इन्होंने करीब 32-33% डिविडेंड हर साल दिया है, जो रिटेल निवेशकों को काफ़ी पसंद आता है। प्रोमोटर ने अपना थोड़ा स्टेक भी बढ़ाया है पिछले 4-5 क्वार्टर के दौरान। प्रोमोटर होल्डिंग इस समय करीब 68% है। FIIs के पास 14% से ज़्यादा है और म्यूचुअल फंड के पास 12% से ज़्यादा है। तो दिग्गजों ने इस स्टॉक को ले रखा है, आपके पास भी लेने का मौका है। ओके, ये स्टॉक जिसने करीब 160-170 का हाई बनाया था जहाँ तक मुझे याद आता है, और उसके बाद वहाँ से करेक्ट हुआ करीब आधा, और फिर क्या रिकवरी आई है पिछले 3-4 महीनों में। लगातार एक तेज़ी के एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। फंडामेंटल्स पार्थिव इसके क्या कहते हैं? त्रिवेणी टरबाइन, आप नीरज के एनालिसिस से सहमत हैं? एब्सोल्युटली प्रदीप जी, आई थिंक ये कंपनी है जिसने बहुत पहले जनरल इलेक्ट्रिक के साथ एक टेक्नोलॉजी टाइप किया था, जिसमें जो छोटे टरबाइंस होते हैं 25-50 मेगावाट्स वाले जो टरबाइंस होते हैं, उसमें ये कंपनी की मास्टरी और बहुत अच्छा मार्केट शेयर है। ये जनरली टरबाइंस है जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में हम जो बात करते हैं, जिसमें बहुत सारे वर्टिकल्स है, जैसे फार्मास्यूटिकल है, छोटे मोटे पावर प्लांट्स है, कैप्टिव पावर प्लांट्स है, स्टील इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर है, इसमें ये कंपनी केटर करती है, जिसमें जनरली ये जो यूजेज होता है कैप्टिव पावर प्लांट्स में होता है। एक रेयर कंपनी है कैपिटल गुड्स में जिसमें इस कंपनी का वर्किंग कैपिटल साइकिल नेगेटिव है। बहुत ही शानदार उनका रिसीवेबल्स और पेएबल्स का वर्किंग कैपिटल है और आई थिंक डेफिनेटली नो डाउट ये स्टॉक अंडर परफॉर्मिंग रहा है क्योंकि लैक ऑफ ऑर्डर्स थे, जो ही प्रॉब्लम थर्मैक्स, सीमेंस जैसी कंपनी का भी था। लेकिन अभी जिस तरह से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत सारी इंडस्ट्रीज की बढ़ रही है और आगे जाते नेक्स्ट ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग प्राइवेट कैपेक्स बहुत जोरों से वापस आए, तो इस तरह की कंपनीज को मेरे को लगता है बहुत सारे ऑर्डर्स मिल सकते हैं और जनरली इवन 500,000 करोड़ के भी ऑर्डर अगर मिलते हैं तो बहुत बड़ा री रेटिंग हो सकता है। तो बहुत ही शानदार कंपनी है, बैलेंस शीट एक्सट्रीमली स्ट्रांग है, तो टफ टाइम्स में उसने बहुत रेजिलियंस परफॉर्मेंस दिया है। तो आगे जाते जिस तरह का कैपेक्स साइकिल हम लोग एनविजाज कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। ओके, तगड़े रिटर्न्स के लिए पूरी तैयारी है कंपनी की। उसी तरह का यहाँ पर इनका ऑर्डर बुक भी दिखाई दे रही है और कैपेसिटी एक्सपैंड हो रहा है। 8% तो भाग गया,
राजेश सतपथी, गुड आफ्टरनून, बताइए और कितनी तेजी, कितना उछलेगा शेयर? देखिए हर्षिता जी, यहाँ पे चार्टिकली बेहद पॉजिटिव चार्ट है। यहाँ पे एक मीडियम टर्म ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल मिलता है करीबन 122 के ऊपर। उस लिहाज के से अगर आप देखो तो प्राइस पैटर्न के लिहाज से भी मुझे लगता है कि एक क्लियर कट ब्रेकआउट कैंडिडेट है। 120 का स्टॉप लॉस है, पोजिशनल टारगेट मेरा 140 का होना चाहिए। ओके, 140 तक के लेवल आपको त्रिवेणी टरबाइन पे आते हुए दिखाई देंगे, ऐसी उम्मीद है। बहुत ही जबरदस्त स्टॉक आप देख रहे हैं, तेजी दिखाता हुआ 7.5-8% ऊपर आ चुका है त्रिवेणी टरबाइन का। दूसरा खिलाड़ी कौन है आज का, हेमंत बताइए। देखिए, आज सरकारी बैंकों पर सुबह से फोकस में हमने रखा था और ये सेक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर है। 3% ऊपर इस समय पीएसयू बैंक इंडेक्स कारोबार कर रहा है। एक छोटा बैंक जो सुबह भी हमने अपनी टीम में शामिल किया था और आज फिर से इसको जगह मिल रही है, वो है देना बैंक, और कल भी हमारी टीम में ये स्टॉक रह सकता है। और उसके पीछे वजह है काफ़ी सारी। देखिए, ये वो बैंक है जिसको सबने राइट ऑफ कर दिया है। बहुत ज़्यादा एनपीएज हैं, टोटल लोन बुक का करीब 22% बैड लोन्स हैं। 6 क्वार्टर से लगातार लॉस कर रहा है। तो अगर आप फंडामेंटल एक्सपर्ट जो हमारे पैनल पे बैठे हैं उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे दम नहीं है, और वो सही बात भी है, दम नहीं है। म्यूचुअल फंड्स भी इस समय खरीदना नहीं चाहते, लेकिन यही वो ऐसा बैंक है जो आगे चलकर जब भी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की लिस्ट से बाहर आएगा, जो 11 बैंकों को आरबीआई ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव लिस्ट में डाला है, तब इसकी री रेटिंग देखने को मिलेगी। तो पहली बात तो ये थोड़ा लॉन्ग टर्म का प्ले है और लग रहा है कि आरबीआई दिसंबर में इस लिस्ट का रिव्यू कर सकता है। तो काफ़ी समय इसने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में बिता दिया है और उसके चलते इसका भाव देखिए इस समय 16.5 रुपये के आसपास पहुंच गया है। तो कुछ लोग कहते हैं ये वड़ा पाव वाले स्टॉक्स हो गए हैं, 16 रुपये 20 रुपये के आसपास कारोबार कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप खर्चा करना चाहते हैं, वड़ा पाव वगैरह में कुछ खाना पीना खाना चाहते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा ये विकल्प होगा कि जंक फूड ना खाएं। ये कुछ स्टॉक्स खरीद कर अपने पास रख लीजिए और इसमें तब तेजी देखने को मिलेगी। ये मानकर चलिए जब ये लिस्ट से बाहर आएगी। ठीक उसी तरह जिस तरह से एएसएम लिस्ट से बाहर आने के बाद आप सबने देखा स्टॉक्स में किस तरह की रेटिंग हुई। अब आप सोच रहे होंगे जब आरबीआई ने इन सारे बैंकों को एक कैप लगा दिया है कि भाई आप कर्ज दे नहीं सकते, पैसा ले नहीं सकते, तो करेंगे क्या? देखिए, ये काम कर रहे हैं रिकवरी का, ये काम कर रहे हैं रिजोल्यूशन का। मई से अब तक करीब 400 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है और 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा के रेजोल्यूशन एक बैंक कर चुका है। इतना ही नहीं, कुछ ब्रांचेस को बंद कर चुका है, जो कि हम याद करिए जब ये बैंक्स इस कैटेगरी में आ रहे थे तो कह रहे थे कि ब्रांच रैशनलाइजेशन होगा। इसका मतलब जो लॉस मेकिंग ब्रांचेज हैं वो बंद होंगी, 2 ब्रांचेस के बीच में विलय होगा। तो करीब 14 ब्रांचेज उन्होंने बंद करी हैं और इसी काम पर ये चलते रहेंगे। और उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा अचानक से आप शाम को आरबीआई की तरफ से रिलीज सुनेंगे और देखेंगे कई बैंकों को पीसीए लिस्ट से बाहर कर दिया गया। जैसा कि कल आपने देखा, आरबीआई ने सरकार को 50,000 करोड़ रुपए का तोहफा दिया। 45,000 करोड़ रुपए जब सरकार मान रही थी। तो देखिए, रेगुलेटर है, रेगुलेटर का काम है रेगुलेट करना। जब खराब समय इन बैंकों का चल रहा था तो इनको कसा गया, और जब अच्छा समय आएगा और जब ये बैंक अपने आप को दुरुस्त कर लेंगे तो इनमें तेजी भी देखने को मिलने वाली है। तो ये वो समय है जब आपको खरीदना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जिसका हम जनरली दिन में कई बार जिक्र करते हैं, वो फेवरेबल नजर आ रहा है। तो उस लिहाज से सोचें तो ये बढ़िया बैंक लगता है देना बैंक। अब सरकार इसको बंद तो करेगी नहीं। अच्छा, ये 16 रुपये 17 रुपये के आसपास चल रहा है। तो देखिए, अगर पेनी स्टॉक्स में किसी को पैसा डालना ही है तो मैं कहता हूँ ऐसे बैंक में डालिए जिसमें देश के राष्ट्रपति 81% हिस्सेदारी रखते हैं। तो किसी ऑपरेटर स्टॉक में फंसने से अच्छा इस तरह के बढ़िया बैंक में पैसा डालिए। कम से कम आप देख सकते हैं, जाकर समझ सकते हैं कि हो क्या रहा है। तिमाही नतीजे समय पर आते हैं और खुद जैसा कि मैंने कहा कि बड़ी हिस्सेदारी सरकार के पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 81% हिस्सेदारी है। तो इसीलिए हमें ये बैंक पसंद आ रहा है। और यही नहीं, बहुत सारे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन वाले बैंक्स पर अब आपकी नजर होनी चाहिए, धीरे धीरे करके बढ़ेंगी। चले तो लेकिन ये जो ब्रांडिंग आपने दिया है ना जी, हैट्स ऑफ टू यू, वड़ा पाव वाले अब इसके बाद ये बर्गर के प्राइस पे पहुंचेगा। ठीक बात है, एक दिन पिज्जा जाएगा, अब धीरे धीरे करके बढ़ेगा। लेकिन वाकई में काफी इंटरेस्टिंग और वो स्टॉक भागा भी है। पार्थिव बताइए, ये स्टोरी आपको लग रहा है एक टर्न अराउंड का बहुत सॉलिड केस है? क्योंकि कई सारे पैरामीटर्स हेमंत ने रखे और उन सब में हम देख रहे हैं धीरे धीरे करके वो कुछ साइंस आ रही है कि सही कदम बैंक ने उठाना शुरू कर दिया है। ऑन अ लाइटर नोट, कंपनी का नाम देना बैंक है। बैंक ने लोन देना बंद कर दिया और रिकवरी लेना चालू कर दिया है। तो नाम शायद चेंज कर सकते हैं, लेना बैंक हो सकता है। सही है।
एनीवेज, फ्रैंकली स्पीकिंग, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो इस तरह की टर्न अराउंड स्टोरीज अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं। सुजलॉन्स ऑफ द वर्ल्ड है, देना बैंक ऑफ द वर्ल्ड है, आईओबी है, और होप यही रहता है कि गवर्नमेंट की कंपनीज है, कभी ना कभी टर्न अराउंड होगी तो 17-18 रुपए वाले जो स्टॉक है वो 40-50 जब भी फुल तेजी में, फुल टर्न अराउंड में होंगे तो एक मल्टीपैकर उनके पोर्टफोलियो में रहेगा। अनफॉर्चुनेटली मेरा इन्वेस्टमेंट थीसिस ये फिलोसॉफी पे बिलीव नहीं करता है। हेमंत जी की बात एकदम सही है, जब ये टर्न अराउंड होंगे साल 2 साल के बाद, जब एनपीएस कम होंगे, तब ये इसमें डेफिनेटली रीरेटिंग होगा। लेकिन आज की तारीख में आई थिंक एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए ये कंपनीज हम लोग शामिल नहीं करेंगे। हाँ, इन्वेस्टर्स अगर चाहे तो उनके पोर्टफोलियो का 2 to 5% ऑफ द वेटेज इस तरह की टर्न अराउंड स्टोरीज, एक्सपेक्टेड टर्न अराउंड स्टोरीज में डाल सकते हैं। वर्स्ट केस अगर टर्न अराउंड नहीं होता या डिले होता है तो भी उनका पोर्टफोलियो इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर टर्न अराउंड होता है तो थोड़ा मोटा अल्फा जनरेशन के लिए हेल्प करेगा। लेकिन प्योरली ऑन फंडामेंटल बेसिस स्टिल मेरे लिए कन्विक्शन से बोलना कि यहाँ देना बैंक लेना है वो बहुत डिफिकल्ट है। बिल्कुल प्रदीप, देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, आप किसी भी फंडामेंटल एक्सपर्ट से पूछेंगे तो इनकी राय हर्षदा हमने कहा था यही निकल कर आने वाली है। और मुझे याद है कोई भी आईटीआई पर भरोसा नहीं कर रहा था तब जब ये भाव 20 रुपए का था, लेकिन आज आप देखिए टेक्निकल चार्ट पर ब्रेकआउट नजर आता है और जो टर्न अराउंड हुआ है वो दरअसल टर्न अराउंड देखने को मिला है। लेकिन 20 रुपए में सब लोग यही कहते थे कि ये लॉटरी की टिकट है और ये फेल भी हो सकती है, जो कि बिल्कुल सही कहते थे। और यही बात इस समय आप देखिए देना बैंक या दूसरे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन वाले बैंकों के लिए निकल कर आएगी। लेकिन ना वही बात है कि अगर आप कुछ खर्च करना चाहते हैं, निवेश करके भूल जाना चाहते हैं, तो ये लॉजिक फिट बैठता है। बिल्कुल। और यहाँ पर पिछले 3 हफ्तों से इस स्टॉक पे एक रिकवरी देखने को मिल रही है और आज अभी जब आप बात कर रहे थे हेमंत, तो इसने अपना 100 दिन का मूविंग एवरेज भी पार किया है, तो एक अच्छा मूवमेंट दिखाई दिया है चार्ट पे। और हमारे एक्सपर्ट्स क्या पैटर्न देख रहे हैं, क्या कॉल दे रहे हैं? राजेश, देखा आपने चार्ट देना बैंक का? या जस्ट अ सेकंड। प्रकाश, आपने देखा? जी, अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा गैप अप हुआ है। बड़ा पाव स्टॉक मुझे लगता है काफ़ी हद तक शायद एक बड़ा और मिल जाए, 18-19 भी लेवल भी देख सकते हैं। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। स्टॉक की कीमत ब्रेकअवे गैप नॉर्मली हम जो कहते हैं वो नजर आ रहा है, ब्रेकआउट दिख रहा है, तो 20 तक जाने की पूरी गुंजाइश दिख रही है। भी आपके चार्ट की ओर से भी इशारा है क्या? देखिए 2013 में 130 रुपए पे मिल रहे थे, अगर आज 17 रुपए पे मिल रहा है और ये प्रोबेबिलिटी खेलना चाहते हैं तो मुझे लगता है नॉट बैड। चार्टिकली देखिए कहीं ना कहीं तो रेजिस्टेंस मिलेगा, 18-18.50 के आसपास रेजिस्टेंस है, लेकिन मुझे लगता है अगर ये चार्ट भी साइड पे रखना चाहिए। और जो हेमंत जी ने कहा, मुझे लगता है उस लिहाज से अगर सोचे तो ज़्यादा बेहतर है। साथ ही स्टॉप लॉस भी बताइए, क्योंकि स्टॉप लॉस भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। 15.5 रहेगा पोजिशनल बेसिस। ठीक है। तो मुझे पार्थिव की स्ट्रैटेजी सही लगती है। उन्होंने क्या कहा है कि आप अपने पूरे पोर्टफोलियो में 7-8% या 10% के आसपास ऐसे स्टॉक्स रखेंगे जहां पर आपकी लॉटरी लगी तो ये मल्टी बैगर साबित हो सकते हैं, और बाकी के पोर्टफोलियो में आप ज़्यादा फंडामेंटली जो कन्विंसिंग स्टॉक है उनको रखेंगे, तो इसकी जगह बनती है लॉटरी के तौर पे। ये तमाम स्टॉक्स आज सुबह से हेमंत के रडार पे हैं और देखिए किस तरह से ज़बरदस्त मूवमेंट इन सारे कम दाम वाले पीएसयू बैंकिंग शेयरों में आज के दिन आया हुआ है। उनकी टीम के दूसरे स्टॉक भी आपको आगे लाकर दिखाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत और नीरज, आप दोनों का ही ये शानदार स्टॉक हमारे लिए लेकर आने के लिए। ये दोनों स्टॉक जो आज हमने आपको बताया, एक बार फिर से नजर डाल लीजिए, देना बैंक और त्रिवेणी टरबाइन। देना बैंक अब 13% ऊपर है, त्रिवेणी अब 8% ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। फटाफट प्रदीप, वर्लपूल के नतीजे देख लेते हैं। यहाँ पर अच्छी तिमाही रही है, मुनाफा बढ़ा है, 164 करोड़ पर आया, मार्जिन में लगभग 15% का आंकड़ा आ चुका है। तो स्टॉक आपके सामने लगभग 0.5% ऊपर, नतीजों पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। मुनाफे में अच्छी बढ़त देखी गई। अश्विनी गुजराल काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। अश्विनी, गुड आफ्टरनून, क्या सलाह होगी दोपहर के लिए, क्या ट्रेड निकाला? देखिए मेरे हिसाब से कॉर्पोरेट बैंक रैली अभी शुरू हुई है, क्योंकि अब बड़े निवेशक जो इन चीज़ों की बात करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी बैंक निफ्टी ख़रीदा जा सकता है। और जैसी ये एक्सपायरी मूव शुरू होगी तो यहाँ से अपसाइड की तरफ बंद होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा सेक्टर जो हेटेड है, अब वहाँ पे दोबारा रीएलोकेशन हो रही है, तो अभी रीएलोकेशन होते होते बहुत टाइम लगेगा। इंडिविजुअल स्टॉक्स में सन टीवी ले सकते हैं, 820 का स्टॉप, 855 का टारगेट। मैरिको ले सकते हैं, 360 का स्टॉप, 378 का टारगेट। और यूनाइटेड ब्रूअरीज ले सकते हैं, 1170 का स्टॉप, 1230 का टारगेट। ओके,
तो ये आज के लिए कॉल आपके सामने। इस समय यूनाइटेड ब्रूअरीज पर तेजी की राय है। टारगेट होगा 1230 का, 1170 पर आप लगाएंगे एक स्टॉप लॉस। इसके अलावा अश्विनी सन टीवी खरीदने की राय दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा कल इसके नतीजे आने वाले हैं, उसके पहले 855 के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह है। 820 पर आप लगाएंगे एक स्टॉप और मेरिको 378 के टारगेट आएंगे। 360 पर आपको लगाना है एक स्टॉप लॉस। तो सारे के सारे तेजी के कॉल इस समय आते हुए। इसके अलावा अश्विनी ने एक और बात कही थी, कॉर्पोरेट फोकस्ड बैंक, वहां पर नजर रखिए। सरकारी बैंक हैं और एक्सिस आईसीआईसीआई जैसे प्राइवेट बैंक्स हैं जिनमें जबरदस्त तेजी बनती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ स्टूडियो में अब राजेश सातपुते, प्रकाश गाबा जुड़े हुए हैं। राजेश ने एक स्टॉक स्पॉट किया था अभी, बताइए कौन सा है? प्रदीप जी, आप एक्सिस बैंक देखिए। मैं ऑप्शंस का डेटा यहाँ पे स्टडी कर रहा था। 580 का पुट है, सबसे ज़्यादा एक्टिव है, और सामने 600 के कॉल में राइटिंग है। एट प्रेजेंट इट इज़ ट्रेडिंग समवेयर अबाउ 600, 618 का भाव है। इसको मैं मंथली चार्ट देख रहा था, वीकली चार्ट देख रहा था और डेली चार्ट, तो उसका कंसेंसस यही बन रहा है। ऑप्शंस में देखिए 10% ओपन इंटरेस्ट गेन है, 3.5% प्राइस अप है। इट्स ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। और इनफैक्ट ऑप्शन जो राइटर्स है, कॉल राइटर जिन्होंने 600 पे कॉल राइट किया है, उनको कवर करने के लिए 640 पे शिफ्ट होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, इट्स ऑन अ वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, ऑलमोस्ट हो चुका है ब्रेकआउट। तो मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक शुड बी ऑन अवर रडार। 618 के आसपास का प्राइस है। एग्रेसिव जो ट्रेडिंग करने वाले हैं उनके लिए मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए 610 का। इमीडिएट कल का जो टारगेट होगा वो रहेगा 632 का, अबाउट 632। मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक कैन सरप्राइज एवरीवन। ओके तो पहले तो देखिए इस पे एक टारगेट अचीव्ड की मुहर लगाई है। सुबह नितिन मुरारका जी ने यहाँ पर तेजी की कॉल दी थी। 617 618 के लेवल बताए थे। 617 रुपए 70 पैसे दोनों लेवल के बीच का टारगेट यहाँ पर हासिल होता हुआ। तो ये वो स्टॉक है जो सुबह हमने आपको पहला सौदा में रिकमेंड किया था और वहाँ से आप शानदार मुनाफे पर बैठे ही हैं। लेकिन अब यहाँ से आगे राजेश कह रहे हैं कि अब और तेज़ी है। कल के लिए टारगेट अब आपके लिए 632 के आ रहे हैं और उसके ऊपर 650 के आसपास इसके ऑल टाइम हाइज हैं, तो शायद वहाँ तक और फिर इसके ऊपर भी जा सकता है। ज़बरदस्त तेज़ी की कॉल एक्सिस बैंक पर आपके लिए इस समय निकल कर आ रही है। तो ये स्टॉक जो हमारे एक्सपर्ट्स ने अभी अभी आइडेंटिफाई किया है, लेकिन मैं सन टीवी पे नज़र डाल रहा था क्योंकि सन टीवी के शेयर में हमने एक अच्छी मूवमेंट देखी है। अभी अभी अश्विनी गुजराल सन टीवी रिकमेंड करके गए, कल इसके नतीजे भी आने वाले हैं। राजेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या उम्मीद है आपको सन टीवी के नतीजों से? क्या लगता है ये जो तेज़ी बनी है रिजल्ट के पहले जारी रहेगी, अभी लेना चाहिए? जी बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके के इनके चैनल बुकेट्स हैं और जो मीडिया स्टॉक्स में जिस तरह की हलचल देखी गई है उसका पूरा बेनिफिट इस स्टॉक को मिलने वाला है। और ये स्टॉक कम से कम मेरे हिसाब से 850 860 तक तो बहुत इमीडिएटली जा सकता है। और लंबी अवधि के लिए भी अगर लिया जाए तो बिल्कुल चैनल के पोर्टफोलियो को देखते हुए और ख़ास करके इस बात को देखिए कि साउथ इंडिया में जो व्यूवरशिप है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरे इलेक्शन ईयर होने के कारण से आने वाले दिनों में एड रेवेन्यूज़ में एक ज़बरदस्त उछाल होने वाला है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र मुझे लगता है बिल्कुल सन टीवी खरीदारी करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में हमारा टारगेट 850 860 का रहेगा। लंबी अवधि में मुझे लगता है ये स्टॉक 950 तक जा सकता है। ओके तो अश्विनी गुजराल यहाँ पर तेज़ी की कॉल टेक्निकल तौर पे दे रहे थे और देखिए राजेश अग्रवाल जी कह रहे हैं कि फंडामेंटली भी आपको लेना चाहिए, नतीजे अच्छे ही आने की गुंजाइश दिखाई दे रही है। तो ये एक स्टॉक जिस पर इस वक्त हमारे एक्सपर्ट्स की नज़र है। इसके अलावा अभी इस समय जिन स्टॉक्स में काफ़ी हद तक हलचल देखी जा रही है उन पर अगर आप नज़र डालें तो EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड काफ़ी तेज़ी से कमज़ोर होता हुआ नजर आया है। जो से निराशा हाँ, मैं वही देख रहा था कि रिजल्ट अभी अभी 86 करोड़ के आसपास मुनाफा आया, मार्जिन 15% पर आया और रेवेन्यू 573 करोड़ के आसपास आया। ये इंजीनियर्स इंडिया है, वो स्क्रीन पर लेकर आएंगे EIL का शेयर। और अचानक फिर टूटा है क्योंकि जब नंबर्स आए इतनी बड़ी कट नहीं आई थी, धीरे धीरे करके स्टॉक फिसल रहा था। 3% का नुकसान। राजेश अग्रवाल, नतीजों पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? क्या इतना खराब है? 90 करोड़ के आसपास का मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेशन था, उसके सामने 86 करोड़ तो ठीक है। देखिए नतीजे उतने खराब नहीं हैं जिस तरीके से स्टॉक टूट रहा है, और मुझे नहीं लगता कि नतीजों की कोई वजह है इसको स्टॉक को टूटने में। रेदर अगर आप देखें तो पूरे PSU पैक में, फिर वो चाहे इंजीनियर्स इंडिया हो या दूसरी अन्य कंपनियां हो,
इन्वेस्टर इंटरेस्ट बिल्कुल भी नगण्य है और वहाँ पर कोई भी बाइंग दिख रही नहीं है, चाहे रिजल्ट अच्छे आए हों या बुरे आए हों, फ्लैट ट्रेंड रहता है, बढ़ती नहीं है। लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो EIL ऑर्डर बुक बहुत अच्छा है, हाइड्रोकार्बन में जो इनके इंजीनियरिंग के कारोबार है बहुत अच्छे चल रहे हैं और जिस तरीक़ा से बढ़त ऑयल एंड गैस स्पेस में देखी जा रही है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में एक अच्छा परफॉर्म करेगा। 128-129 रुपये में इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खोने के लिए बचता नहीं है। रिस्क बहुत लो है, मध्यम से लंबी अवधि के लिए बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। बट मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो इन्वेस्टर इंटरेस्ट है वो PSU स्टॉक्स की तरफ बिल्कुल भी नीचे की तरफ है और बहुत जल्दबाजी में बहुत अपसाइड उम्मीद करना थोड़ा नहीं हो पाएगा इसमें। ओके, तो धीरे धीरे करके निवेश करें स्टॉक में, जल्दबाजी ना करें, आपको बेहतर लेवल्स मिलेंगे। लेकिन एक स्टॉक जिस पर मोहर लगनी चाहिए वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और ये है PFC। प्रकाश सर, 8720 का हाई, आपका 87 का टारगेट अचीव हो गया है, तो उस पर फटाफट मोहर लगाइए डायरेक्टर साहब, और फिर प्रकाश बताएंगे अगला टारगेट क्या होना चाहिए। प्रकाश क्या कहेंगे? पावर फाइनेंस में टारगेट तो अचीव हो चुका है, लेकिन जो बार बनकर आया है ये काफ़ी हद तक अच्छा है। थोड़ा अगर टाइम फ्रेम बढ़ा दें तो मुझे लगता है 90 भी जोन नजर आएगा। लेकिन अगर इंट्राडे किसी ने लिया तो आप मुनाफा घर ले जाइए, नुकसान तो नहीं होता। ठीक है, तो इंट्राडे के लिए प्रकाश ने सिग्नल दे दिया, आप मुनाफा घर ले जा सकते हैं। टाइम देना चाहते हैं तो 90 तक का इंतजार करें। पावर ग्रिड भी देखिए साथ में राजेश, क्योंकि इसमें भी पिछले 15 मिनटों में तेजी आई। स्टॉक पावर ग्रिड का लगभग 3% ऊपर है, ये भी भागने लगा है 193 पर। मुझे लगता है 196 का टारगेट यहाँ पे इमीडिएट दिखता है, जो इसका 200 DMA लेवल है। और इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग 180 के आसपास हमने एक लॉन्ग इनिशिएट किया था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट के पहले की बात है। तो 195 196 ये टारगेट दिया था, मुझे लगता है वो टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना पड़ेगा वो रहेगा 189 का। ठीक है, तो ये फिलहाल आपके लिए पावर ग्रिड के लिए रायत अच्छी तेजी दिखा रहा है। काउंटर 196 के टारगेट के लिए आप तेजी कर ले। तेजी में तो आज प्रदीप DLF भी है, काफी इनफैक्ट DLF पर मेरी नजर इस पूरे हफ्ते रही है, बस उसका जिक्र नहीं किया क्योंकि हर रोज वो स्टॉक ऊपर जाता है, फिर दोपहर तक थोड़ा सा करेक्शन दिखा देता है। लेकिन आज इसने दिन भर उस मूव को सस्टेन किया है और काफी तगड़ी तेजी कमाई है, करीब 6% ऊपर। लेकिन रिजल्ट इतना अच्छा आएगा क्या? देखिए मुनाफा तो करीब 50% बढ़ेगा, ऐसा हमारा अनुमान है। 109 करोड़ के सामने 163 करोड़, लेकिन मार्जिन कमजोर होने की उम्मीद है। एबिटा लेवल पर 51 करोड़ के आसपास का ही आंकड़ा बता रहे हैं। रेवेन्यू भी करीब 36% के आसपास कम हो सकती है। पूरा का पूरा रियल एस्टेट सेक्टर काफ़ी बजिंग है, लेकिन रिजल्ट्स इतने इम्प्रेसिव नहीं आने वाले। राजेश अग्रवाल जी, क्या लगता है आपको? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे लगता है कि एक बार ये जो बढ़त है इसे देखते हुए थोड़ी मुनाफा वसूली करनी चाहिए। रिजल्ट से कोई विशेष उम्मीद है नहीं, जैसे कि आपने कहा है। दूसरे अगर आप देखें तो बहुत सारे मुद्दे रियल एस्टेट एज ए पैक पे जुड़े रहते हैं, फिर वो चाहे इन्वेंट्री के इश्यूज हों, ब्याज दरों के इशू हों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू। तो ऐसे हालात में मुझे लगता है कि किसी रिटेल निवेशकों को इन स्टॉक्स में एक्सपोजर लेना चाहिए। अगर लेना ही हो तो 2-4 क्वालिटी स्टॉक्स हैं, फॉर एग्जांपल शोभा डेवलपर्स के हैं या गॉडेज प्रॉपर्टीज़ के हैं, वहाँ एक्सपोजर लिया जा सकता है। इस वक्त अगर कोई छोटी अवधि के लिए या मध्यम अवधि के लिए लिया हुआ हो और मुनाफे पे बैठा हो, मेरे हिसाब से एक बार मुनाफा वसूली करनी चाहिए। ठीक है, कुछ मुनाफा वसूल लें, ये कहना है राजेश अग्रवाल का फंडामेंटल्स को देखकर। लेकिन चार्ट पर एक साइन आया है कि और तेजी दिखाएगा, 200 पर आया है, तो थोड़ा कंफ्यूजन है। तो एक सिर्फ ट्रेड के लिहाज से बताइए, आज अगर ये ट्रेडर लेकर जा रहा है कितना भागेगा? देखिए सबसे पहले ऑप्शंस में थोड़ा मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। जो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हमने देखा था DLF में वो 200 के स्ट्राइक पे था। मुझे लगता है वो शिफ्ट हो रहा है 210 पे, तो इसका मतलब 210 का इमीडिएट टारगेट तो दिखता ही है। एट द सेम टाइम अगर आप इसको डेली चार्ट पे देखो तो इसमें यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल है, जहाँ पे जो बेस बना था, जो नेकलाइन जो ट्रेंड का जो सपोर्ट था वो करीबन 187 के आसपास था, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत अच्छे से उसको मेंटेन किया। लगभग 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन वो लेवल मेंटेन करता रहा। उसके बाद आज का ये जो स्विंग है वो स्विंग मुझे लगता है कि दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर DLF लॉन्ग करना है तो लॉन्ग होना ही चाहिए, विद अ स्टॉप लॉस बिलो समवेयर लाइक 198 197 के नीचे स्टॉप लॉस। पोजिशनल बेसिस पे रखना है तो 195 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अपसाइड में मुझे लगता है इमीडिएट बेसिस पे अगर आज के लिहाज से भी सोचना है तो 203 204 पे रेजिस्टेंस है, उसके परे चला जाता है तो 210 तो मिनिमम आना चाहिए। पोजिशनल बेसिस पे 222 का टारगेट बन रहा है। ओके, तो चार्ट्स बुलिश हैं, फंडामेंटली नतीजे बहुत खास आने की उम्मीद नहीं है। लेकिन देखिए ये स्टॉक 280 वाला 180 हो गया था, 170 हो गया था, बल्कि वहाँ से अब बाउंस हो रहा है। तो अभी भी रिकवरी करने में इसको बहुत टाइम लगेगा। साल भर में आप देख रहे हैं 12%, लेकिन 6 महीने का व्यू दीजिए, 6 महीने वाला दिखाइए और
8 महीने तो हम दिखा नहीं सकते, दिसंबर जनवरी से जो गिरावट आई है, तो ये गिरावट काफ़ी बड़ी आई है। 280 275 के आसपास से गिर करके 170 पे आया, इसलिए इस लेवल पर अब आपको खरीदारी भी दिखाई दे रही। तो ये रिकवरी है, अब ये क्या उस लेवल तक लौटेंगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल 220 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं इमीडिएट तौर पे पोजीशनल बेसिस पे। तो ये कॉल डीएलएफ पे और भी बहुत सारे नतीजे आने वाले, लंबी लिस्ट है, इनकी बात करेंगे। जो नतीजे आ रहे हैं उन पर भी चर्चा होगी, लेकिन चार्ट का चैलेंज जो हमने आपको दिया था उसका विजेता आज कौन बना ये आपको बता दें। तो प्राइस चार्ट आपके सामने लेकर आते हैं। देखिए, इसके साथ हमने आपको 2 क्लूज भी दिए थे। ये कहा था कि ये इंफ्रा कंपनियों को लॉजिस्टिक सर्विस देती है, और ये बताया था कि मंगलुरु के मशहूर औद्योगिक घराने की ये कंपनी है। और अब बारी है आपको नतीजा बताने की और विजेता का नाम बताने की। तो यह है सिकाल लॉजिस्टिक्स, यह वो स्टॉक 32% के नेगेटिव रिटर्न देने वाली कंपनी, और आज के विजेता कौन बने उनका नाम भी आपके सामने लेकर आएंगे। विशाल राणे साणंद गुजरात के बने हैं आज के विजेता। विशाल से हम कल मुलाकात करेंगे 11 बजे। सौदा आपका में विशाल, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने जीता है बारवा की ओर से एक शानदार क्लॉक रेडियो ब्लूटूथ स्पीकर जो आपके पास पहुंच जाएगा। कुछ और स्टॉक्स आपके लिए लेकर आते हैं जिसमें इस समय सबसे ज्यादा एक्शन बनता दिखाई दे रहा है। निफ्टी पर ही अगर आप ध्यान दें तो यहीं पर एक और सरकारी कंपनी है जिसमें तेजी आई है। कोल इंडिया कभी ऊपर तो कभी नीचे का खेल कर रहा है, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। साथ ही एसएमएल इसूजू, इनफैक्ट एक्चुअली कोल इंडिया छोड़िए, एसएमएल इसूजू पर फोकस करते हैं क्योंकि मैंने अभी स्टॉक देखा, 7 करोड़ से बढ़ के 20 करोड़ पे मुनाफा, आमदनी 350 करोड़ से बढ़ के 450 करोड़, जो आंकड़े हैं उसका इम्पैक्ट तो दिखना ही था अगर इस तरह के नंबर्स हैं। जी, मैं क्योंकि मेरी नजर में गया आया ये काउंटर, तब तक नंबर्स नहीं आए थे, अब भाग गया है 40 रुपए ऊपर। इस पर राय दीजिए प्रकाश, आपने देखा ऐसे में? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेस बनाया, हाई टर्म बेस। मुझे लगता है इसका टारगेट 975 to 1000 होगा। वक्त लगेगा लेकिन वहां तक जरूर चला जाएगा। 100 रुपए की तेजी अब भी है, लेकिन थोड़ी पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। सर आज का भी कोई टारगेट दीजिए। आज का टारगेट में हो सकता है 925 हो, इमीडिएटली आ सकता है। स्टॉप होगा 850 का। स्टॉप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं है, लेकिन ले जी ली। अच्छा, ये स्टॉक मैं देख रहा हूँ, इसमें गिरावट शुरू हुई थी पिछले साल अप्रैल से, जब इसमें करीब 1400 के लेवल थे और वहाँ से ये करीब 750 तक आया, अब 900 के करीब पहुँच रहा है। राजेश जी, आंकड़े तो बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन सामने अच्छी खासी गिरावट के बाद क्या अट्रैक्टिव लगता है आपको? जी बिल्कुल, वैल्यूएशन के लिहाज से कहेंगे बहुत अट्रैक्टिव लगता है। सही कहा आपने, पिछले साल 1.5 साल में इन्हें बड़ी गिरावट देखी है। कहूँगा बाजार को पूरी अंडर परफॉर्म किया है, जहां दूसरे ऑटो स्टॉक्स बहुत अच्छा चल रहे थे। ये स्टॉक 1400 साढ़े 1400 रुपये से गिरता हुआ 700 के नीचे भी गया। अगर आप देखें तो कंपनी के परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। एम्बुलेंस बनाती है, कुछ बसेस बनाती है, एमसीवी वगैरह में बहुत बड़ी कंपनी है। और मुझे लगता है कि जो गिरावट आई है वो फंडामेंटल्स को जस्टिफाई नहीं कर रही है, और इस लेवल्स पे अगर लंबी अवधि के कोई निवेशक हों तो बिल्कुल एक्यूमुलेट करना चाहिए, और नतीजे भी इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं। ओके, तो ये देखिए 12 महीने में आपको करीब 10% का नुकसान यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन दरअसल 1400 साढ़े 1400 के लेवल से यहाँ पर गिरावट आई है। उस लिहाज से अभी भी ये काफ़ी नीचे मिल रहा है, और ऐसे में इस नतीजे का इम्पैक्ट जो आप देख रहे हैं 900 के लेवल पर फिलहाल उसको पार करने की कोशिश में ये स्टॉक नज़र आता है। तो टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों नज़रिए से ये स्टॉक है जो हमारे एक्सपर्ट्स को फिलहाल पसंद आ रहा है, एसएमएल इसूजू। जी हाँ, नतीजे भी अच्छे, तो तेजी तो बनेगी। 904 आ गया, प्रकाश ने कहा 925 तक जाना चाहिए, 20 रुपए ही दूर है उस टारगेट से। ये नजर पे रखिए, यहीं पर तेजी करनी है। वागले साहब, आपने कुछ स्पॉट किया क्या? क्या लेंगे? आफ्टरनून अर्शदा, मेरे रडार पर एक्सिस बैंक आ रहा है, जिसमें मैं मॉर्निंग से बुलिश हूँ। मुझे लगता है बीटीएसटी के तौर पे वो लिया जा सकता है। कल एक अच्छी खासी मूव आनी चाहिए। 633 का मेरा टारगेट होगा और 615 का स्टॉप लॉस होगा। और दूसरा है एनसीसी, जिसमें मैं बीटीएसटी की सलाह दूंगा। अभी मेरे रडार पर आया है, 100.40 का करंट प्राइस है, 99 या 98.50 के स्टॉप लॉस से बाय करें। 103 104 तक के लेवल्स कल मॉर्निंग मिलने चाहिए। क्या बात है। एनसीसी देखिए, हमने शो की शुरुआत में ही आपको बताया और उसके बाद से लगातार अप मूव में है, और अब वागले साहब भी इस पर मोहर लगा रहे हैं। राजेश भी जब स्टूडियो में आए तो वो भी एनसीसी पे तेज़ी की बात कर रहे थे। हमने कहा हम तो इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन तेज़ी लगातार बनी हुई है स्टॉक में। पेज इंडस्ट्रीज पे इस बीच नज़र डालिए, तेज़ी और होती हुई नए हाइज बना लिए हैं। अच्छा वागले साहब, ये तो आपका फेवरेट रहा है, 2500 पे आपने कुछ कॉल दिया था, 2500-2600 पे 2900 तक का। अब आज के जो नए हाई बने हैं वो हैं 30,000
32,500 के पिछले हाई थे, उसके ऊपर 32,300 पे हम आ चुके हैं आज के ही दिन। जबरदस्त वॉल्यूम, तगड़ी ट्रेडिंग हो रही है, 3 गुना इसके औसत से ज़्यादा वॉल्यूम हो चुके हैं। और पेज इंडस्ट्रीज छोटा शेयर नहीं है, 30-32 हज़ार रुपए का शेयर है। क्या देखते हैं अब आप इसमें? प्रदीप, अगर मुझे सही याद है तो हमने 33,500 का टारगेट दिया था, जो मुझे लगता है अभी आ जाना चाहिए और ये शायद कल ही आ जाएगा। और मुझे लगता है कि वहाँ पर नहीं रुकेगा ये, वंस वो क्रॉस होगा 35,500 36,000 तक ये स्टॉक जा सकता है। और इसमें एक सेफ स्टॉप लॉस अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा लंबा होगा, 29,500। और एक बार इसके नतीजे भी आपके सामने हम लेकर आते हैं। बहुत ही शानदार नतीजे पेज ने पेश किए। 124 करोड़ का मुनाफा प्रदीप, हम उम्मीद कर रहे थे 114 करोड़ के आएगा, उसके बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला। एबिटा लेवल पर देखिए 190 करोड़ का एबिटा कंपनी ने पोस्ट किया, 178 करोड़ का अनुमान लगा हुआ था। और मार्जिन्स पर एक बीट है, एबिटा बेसिस पर मार्जिन 23% के ऊपर आए हैं। यहाँ पर पोल था हमारा, अनुमान 21% का था, और अगर आप साल दर साल देखेंगे तो 19.5% के मार्जिन अब 23% होंगे तो स्टॉक भागेगा ही, यही सबसे ज्यादा चला है। दरअसल MRF के भी नतीजे आए कुछ देर पहले। MRF पर राजेश सातपुते आपकी नजर गई है क्या? क्योंकि उस स्टॉक में भी मैं देख रही थी थोड़ी बहुत हरकत होती दिखाई तो जरूर दी थी, और मैं अब देखिए करीब 1% नीचे आ गया है। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में अगर आप देखो तो ओपन इंटरेस्ट लगभग 10-11% बढ़ा है, प्राइस इज डाउन बाय 1%, हेवी काउंटर है, करेक्शन ड्यू है। मुझे लगता है इन पर्टिकुलर अगर मैं सही हूँ तो 74,500 का पहला सपोर्ट है, जो इसका 200 DMA लेवल है। 100 रुपये यहाँ वहाँ हो सकता है, लेकिन जो मोटा मोटी जो बड़ा सपोर्ट है वो 72,100 के आसपास है। तो एक बड़ा करेक्शन यानी 3-4 हज़ार रुपये का तो करेक्शन इसमें बनता है, तो इट्स अ सेल। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग ये बहुत बड़ा काउंटर है, इसमें स्टॉप लॉस देना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बड़ा तो पेज इंडस्ट्रीज भी है, लेकिन एक्शन तो हुआ है। ठीक है, ये फिलहाल आपके लिए राय MRF पर आती हुई। एविएशन कंपनियों में आज इंतजार तो है जेट एयरवेज के नतीजों का। जेट ने इनफैक्ट कुछ देर पहले वो प्रेस रिलीज भी भेजी कि छटनी का कोई प्लान नहीं है, ना ही ग्राउंड स्टाफ का, ना ही पायलट्स का। स्टॉक 3% ऊपर, बाकी शहरों में भी तेजी देखने को मिली है। राजेश अग्रवाल, नतीजे खराब रहेंगे बाजार भर में पता है, लेकिन स्टॉक में जो तेजी आई है इस उम्मीद में या फिर आज की ही खबर पर कि कच्चा तेल 3% नीचे था सुबह में, कच्चे तेल का अपडेट भी लेकर आते हैं। चलिए फटाफट डायरेक्टर साहब अगर वो भी आप फायर कर दे तो करंट सिचुएशन भी पता लग जाएगी। इस आस में जो लोगों ने तेजी की है वो टिक पाएगी क्या? देखिए, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी ने खरीदारी की हो तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुनाफा वसूली करनी चाहिए 310-315 के आसपास। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लंबी होराइजन में देखें तो वैल्यूएशन इतने खराब नहीं है। सही बात है, आपने नतीजों से कोई उम्मीद नहीं है। जिस तरीके से इंडिगो के नंबर्स आए थे उसे देखते हुए एविएशन सेक्टर की तरफ एक इंडिकेटर हो गया था कि दूसरी कंपनियों के नतीजे कैसे आएंगे, क्योंकि पूरे 2-3 महीने अगर पिछले महीने देखें तो क्रूड के प्राइसेस बहुत ऊपर थे, जिनका इनका खमियाजा भुगतना पड़ रहा। दूसरे रूपी डॉलर इक्वेशन भी इनके फेवर में नहीं था, क्योंकि कई खर्चे इनके डॉलर डिनोमिनेटेड होते हैं और ये दोनों का ही प्रभाव इन पे पड़ने वाला है। तीसरे अगर देखें तो लगातार पिछले कई दिनों से टिकट प्राइसिंग में बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन चल रहा है। सारी ही एयरलाइंस बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स दे रही हैं, तो वो भी मार्जिन्स पे इफेक्ट डालने वाला है। बट इन सब चीज़ों से अलग करके अगर पैसेंजर लोड फैक्टर देखते हैं या पैसेंजर में जो ग्रोथ देखते हैं वो सब देखते हुए, प्लस वैल्यूएशन जो कि लगभग ऊपर के लेवल से आधे हो गए हैं, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गिरावट की कोई चिंता है। अनलेस एंड अनटिल की जिस तरीके की खबरें पिछले दिनों चल रही थी कि कंपनी के पास सिर्फ 60 दिन चलाने की उम्मीद है, और ये सारी न्यूज़ें जो कि मैनेजमेंट ने खारिज करी है, लेकिन अगर ऐसी कोई न्यूज़ खराब निकल कर नहीं आती तो बहुत ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है। तो आप यहाँ पे लेंगे जेट एयरवेज? देखिए, शॉर्ट टर्म का अगर नजरिया हो तो मैं इस वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि नतीजों का इंतजार करूंगा और हो सकता है कि वॉलेटिलिटी मिले और वहां पर मुझे 280 रुपए के लेवल्स मिल जाए। बट 280 के लेवल्स में बहुत कंफर्टेबल रहूंगा। हमारा टारगेट इसमें 330-340 का आने वाले दिनों में हो सकता है। ऊपरी लेवल से देखिए स्टॉक अब हल्का होता हुआ 2-2.5-3% ऊपर था, अब सिर्फ एक 1.87% के आसपास ही ऊपर है। वायर्स पर यह सूचना मिल रही है कि नरेश गोयल ने कहा है कि कंपनी ने बिल्कुल प्रदर्शन नहीं दिखाया, तो ये एम्बैरेसमेंट है कंपनी के लिए। ये फिलहाल अपडेट आया है वायर्स पर, एजेंसीज पर। साथ ही साथ प्रदीप, मैं इनफैक्ट जेट एयरवेज के एक कर्मचारी से कल परसों बात भी कर रही थी और उन्होंने ये कहा कि हम सब में चिंता है,
बाहर आके सब खुले में नहीं कह रहे हैं कि हमें हमारी छटनी हो जाएगी या नहीं, लेकिन सर्वाइवल को लेकर दिक्कतें दिख रही हैं। अब अगर एम्प्लॉइज ही खुद ऐसे सोचने लग गए तो फिर उसमें तो पॉइंट होगा, क्योंकि उनको पता है कि कंपनी की एक्चुअल अंदर में स्थिति क्या है, तो सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपके लिए जेट एयरवेज के स्टॉक पर नज़र है। खबरें आ रही हैं मीडिया में कि छटनी हो सकती है, दिक्कत है, कर्ज लेने की ज़रूरत है, रीफाइनेंसिंग की ज़रूरत है, और कंपनी डिनाई कर रही है। कंपनी का कहना है कि नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एजीएम में नरेश गोयल साफ कह रहे हैं कि वो निराश हैं जिस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। स्टॉक रिकवर हुआ था लेकिन अब फिर से दबाव में आता हुआ। अब कल नतीजे के बाद फिर से नया व्यू मार्केट में लिया जाएगा, लेकिन अट्रैक्टिव लेवल्स हैं। ये राजेश अग्रवाल जी यहाँ पर एक आपको कॉन्ट्रा कॉल दे रहे हैं, तो ध्यान रखिए काफ़ी गिरावट के बाद यहाँ लेने का मौका भी हो सकता है। कल शायद आपको 280 तक के लेवल मिले तो वहाँ लेंगे। ये स्ट्रैटेजी आपके लिए सामने आती हुई कुछ बहुत ही एक्टिव स्टॉक्स जिनमें इस समय पिछले कुछ मिनटों के दौरान हम काफ़ी हद तक हलचल देख रहे हैं, उनमें इंडिया बुल्स रियल पे मेरी नज़र है, क्योंकि ये स्टॉक जैसे हम कुछ देर पहले डीएलएफ की बात कर रहे थे, रिजल्ट के पहले ऊपर है, पूरा का पूरा रियल एस्टेट पैक दरअसल मजबूत होता हुआ। आई बुल्स रियल इस सेक्टर में एक लैगार्ड है, पिछड़ा हुआ है रिलेटिवली शेयर, ऐसा हम कह सकते हैं। राजेश, इसके चार्ट क्या कहते हैं आपको? आज के इस मूवमेंट को देखिए और इस हफ्ते लगातार हमने यहाँ पे इस तरह के उछाल देखे हैं, पर टिकना मुश्किल रहता है। आज क्या लग रहा है आपको? थोड़ा सा चार्ट में तो ओके प्रकाश, क्या आप देख पा रहे हैं आई बुल्स रियल? आई बुल रियल्टी जी, इन बुल रियल्टी आई थिंक मुझे मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा। क्या आप लोगों ने ट्रैक करना बंद कर दिया है क्या इंडिया बुल्स रियल? हाँ, इतने दिनों बाद नजर में आया तो दिख नहीं रहा है। वागले साहब, आपके चार्ट पे दिख रहा है क्या? अगर सभी ने ट्रैक करना बंद कर दिया है तो हम बात भी करना बंद कर देते हैं। मिल गया। नहीं बिल्कुल दिख रहा है। 140 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन इसको मोमेंटम आने के लिए ऑन द अपसाइड 148 149 के पार जाना होगा, तो फिर मैं कहूँगा ये 160 तक जाएगा, तो मैं पास कर दूंगा क्योंकि ऊपर में फिजल आउट हो सकता है। ओके, तो यह है फिलहाल आपके लिए कॉल इंडिया बुल्स रियल पे। और इस बीच पीवीआर के स्टॉक पे नजर डालिए, यहाँ भी जाते जाते लोग खरीदारी कर रहे हैं। 2.5% ऊपर, कल ऊपर खुला था और फिर नीचे आ गया, क्योंकि कल पहले खबर आई कि महाराष्ट्र की सरकार थोड़ी नरम पड़ रही है इनके साथ, लेकिन बाद में चूंकि कोर्ट में जो मामला था वो टल गया 3 सितंबर तक के लिए, स्टॉक नीचे आ गया। अब आज फिर से रिकवर होकर कल के हाईस के आसपास ही पहुंच चुका है। राजेश अग्रवाल, क्या लगता है आपको? पीवीआर एक अच्छी रिकवरी नीचे के स्तरों से दिखा चुका है, अभी अनिश्चितता है, सितंबर में अब कोर्ट इस पे फैसला सुनाएगा, आपका क्या नजरिया है? देखिए, सही बात कहा है आपने कि अनिश्चितता है न्यूज़ को लेकर के कि फूड एंड बेवरेज से जो इनकी कमाई होती है उस पर सवालिया निशान लग गए, क्योंकि एक कमाई का एक बड़ा हिस्सा F&B सेगमेंट से आता है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरीके के रिलीजेस लाइनअप है, फॉर एग्जांपल अगर 15 अगस्त को ही देखें तो 2 बड़ी पिक्चरों की रिलीज है, और पूरे महीने मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरों के रिलीज है, और उन सब चीज़ों के देखते हुए मुझे लगता है स्टॉक में अपवर्ड मूवमेंट ही रहेगी। और इसमें मैं कहूँगा कि जैसे आप कहते हैं ना अभी लेना है उस टाइप से, तो मैं इसमें खरीदारी की ही सलाह दूंगा। बहुत शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो 1350 रुपये के टारगेट के साथ इसमें बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। ओके, 1350 रुपये के टारगेट के साथ आप खरीदारी की राय दे रहे हैं पीवीआर में। चार्ट्स पे क्या लगता है वागले साहब? कल आपने बिल्कुल सही देखिए लेवल बताए थे सुबह कि ये 1270-80 के करीब अटकेगा, वहाँ से नीचे आया, आज फिर से ऊपर आया है। अब आपके चार्ट का स्ट्रक्चर, आपके इंडिकेटर्स क्या बताते हैं? प्रदीप, ये न्यूज़ बेस्ड स्विंग ऊपर और नीचे हो रहा है। अगर ये 1287 का कल का जो हाई है क्रॉस कर देता है तो 1330 तक ऊपर जा सकता है, तो 1330 1340 तक शायद ये चला जाएगा ऊपर। तो अगर आपको ट्रेड करना है तो एक 20 रुपये स्टॉप लॉस, 40 रुपये टारगेट, मे बी इवन 50 रुपये टारगेट, ये ट्रेड सेटअप बनता है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह पीवीआर पर। इसमें तगड़ा एक्शन देखने को मिला। एक और स्टॉक अभी मैंने देखा जिसमें थोड़ी सी तेजी बनी है, वो है आईजीएल। राजेश, इसका चार्ट आप देखिए, 3.5% का उछाल, ओपन इंटरेस्ट 5.5% से ज्यादा बढ़ गया है। और मैं सोनम की लिस्ट देख रही थी, आईजीएल के कल नतीजे आने वाले हैं, नतीजों से पहले देखिए 4% ऊपर। खरीदेंगे आप इसे? मोमेंटम खेलूंगा, स्टॉप लॉस रहेगा 300 के आसपास, ठीक है, टारगेट रहेगा 312 का। ये कल तक आ जाएगा? ये क्या बीटीएसटी होगा? BTST, या यू टेक इट एज अ BTST। चलिए, ये बीटीएसटी आ गया है आईजीएल पर। कल नतीजे आने वाले हैं और उसके बाद
तेजी तो बन सकती है। नंबर्स का पोल हालांकि हमारे पास है नहीं, लेकिन एक्शन तो दिख रहा है 4% ऊपर। बीटीएसटी का जिक्र किया तो कोई और ट्रेड्स हैं आपकी स्क्रीन पर? देखिए थोड़ा सा यहाँ पे पोजिशनल में जो सोच रहा हूँ, मुझे लगता है कि स्ट्राइड यानी स्ट्राइड शासून एफएनओ में स्टार एक अच्छा काउंटर है। ओपन इंटरेस्ट इज अप बाय 13.5%, प्राइस इज अप बाय 2%। कल इसने टेक्निकल ब्रेकआउट दिया था, करीबन 418 के आसपास का इसका एक कंसोलिडेशन का रेजिस्टेंस था। आज ब्रेकआउट देने के बाद 435 का हाई करके 425 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है ब्रेकआउट के बाद सबसे बड़ी बात है कि नेकलाइन के ऊपर सस्टेन होना जो हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट और प्राइस रिलेशनशिप के हिसाब से लगता है कि यहाँ पे लॉन्ग बिल्ड हो रहा है, तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्ड करना चाहिए विद अ स्टॉप लॉस समवेयर नियर 410। मेरा टारगेट रहेगा 460 का पोजिशनली। मैं आपको बताऊं, कल आखिरी सौदा में नतीजे के बाद जो मूवमेंट था उसको देखते हुए प्रकाश ने कहा था कि ये बॉटम आउट हो रहा है। स्ट्राइक शासून याद है आपको? यस। और देखिए जबरदस्त तेजी दिखाई दी। आज सुबह सुदर्शन सुखानी जी ने बाजार खुलने के पहले ही कहा कि इसको आज लेना चाहिए। आज भी चला। आज का हाई देखिए 435, और अब इस वक्त जब थोड़ा नीचे आ गया है 10 रुपए के आसपास का करेक्शन हुआ है, राजेश कह रहे हैं फिर तेजी कीजिए। और राजेश के टारगेट एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर ले आते हैं। यह है 460 के 460। तो एक के बाद एक हमारे जो दिग्गज टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो इसके साथ एक रिले रेस कर रहे हैं, एक के पास दूसरे को हैंडओवर करते हुए ऊपर के टारगेट आपको दिखाई देंगे, इसकी पूरी उम्मीद। इस एक और स्टॉक है आपकी नज़र में राजेश? देखिए मेरा सेल कॉल मुझे इनिशिएट करना है। यहाँ पे आप देखिए केपीआईटी में जो ओपन इंटरेस्ट प्राइस रिलेशनशिप आप देखो, आज टूटा है स्टॉक। 17% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, प्राइस इज डाउन बाय 3%, ऑलमोस्ट 3%। इट्स अ सेल with a stop loss of 300. At present it is at 294.50. टारगेट रहेगा 278 का। ओके तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज ये भी आज देखिए एक बेयर ट्रेड है, यहाँ पर भी बिकवाली करके जानी चाहिए, ये कह रहे हैं राजेश। तो दो स्टॉक्स, एक तेजी और एक मंदी का। बागले साहब आपने भी तो कुछ निकाला होगा बीटीएसटी के लिए, कौन से हैं शेयर? अर्षदा बीटीएसटी तो नहीं है, बीटीएसटी मेरे पास जो है वही है। एक्सिस में मैं रिकमेंड जो मैंने किया मुझे उसमें अभी भी स्ट्रेंथ दिखती है, बट बेचने में मैं जाऊंगा इंजीनियर्स इंडिया के साथ, जिसमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। हालांकि ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये कल 120 के नीचे जा सकता है। करंटली एट 128, एक 133 के स्टॉप लॉस से बेचे फॉर अ टारगेट ऑफ 120। आज गिरावट आई है क्योंकि नंबर्स के बाद वो प्रेशर देखने को मिला। प्रकाश आपने कुछ निकाला है बीटीएसटी? दो स्टॉक सकते हैं, एक तो है अशोक लेलैंड। मुझे लगता है अशोक लेलैंड जा रहा है 135 की तरफ, बहुत अच्छी तेजी हुई है, स्टॉप होगा करीब 126 के लिए। और दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है वेदांता। ये टारगेट तो 240 का नजर आता है, बहुत बढ़िया अप मूव है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 222 के करीब है, 222। 135 का टारगेट अशोक लेलैंड के लिए और वेदांता का टारगेट 240। वेदांता इनफैक्ट आज दोपहर में चला है। चलने के पीछे वैसे कुछ खास खबर नहीं थी। वो टूटीकोरिन प्लांट में कंपनी को थोड़ा सा एक्सेस मिल रहा है, ये जानकारी आई, लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि वहां पर प्रोडक्शन शुरू नहीं होगा, उनको थोड़ा बहुत जो रिपेयर वर्क करना था उसके लिए अनुमति दी गई है। लेकिन उस खबर के बाद स्टॉक में एक्शन रहा, मिस इंटरप्रिटेशन रहा है, लेकिन स्टॉक में आई है तेजी 240 के लेवल्स। एक स्टॉक प्रकाश अगर आपको याद होगा हम बात कर रहे थे एबी फैशन की 1 बजे, तब कुछ इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब भागा है शेयर 2% ऊपर। अब लेंगे क्या 182 पर? बाई मोड में तो है, स्टॉप हुआ कभी 181 का, हो सकता है 195 भी जाए, लेकिन जो पिछले हफ्ते जो अपमूव देखा है हमने, बहुत अच्छा अपमूव देखा है, तो यहाँ पर पॉज की जगह है, भागने की जगह नहीं है। ओके तो यहाँ पर फिलहाल अटक सकता है, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, वन वे मूवमेंट नहीं दे रहा। लेकिन जो स्टॉक वन वे मूवमेंट दे रहे हैं आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट, दोनों में आज भी आप देखिए तो एक कंसोलिडेशन के बाद फिर से तेजी पकड़ी है इन दोनों शेयरों ने। राजेश अग्रवाल आपकी क्या राय है? अभी इंतजार है देखिए कि फाइनल अप्रूवल मिल जाए और कब मर्जर हो, लेकिन काफ़ी करेक्ट हो गए थे। मर्जर तो होना ही है आईडीएफसी और कैपिटल फर्स्ट का, तो पिछले 2 या 3 हफ्तों से फिर से एक अच्छी रिकवरी आ रही है, क्या कॉल देते हैं आप? देखिए अगर लंबी अवधि का नजरिया हो तो बिल्कुल इसमें बाय कॉल रहेगी। सही कहा आपने कि मर्जर तो आज नहीं तो कल होना ही है, सिर्फ अप्रूवल बाकी है। तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से बिल्कुल इसमें बाइंग करनी चाहिए। जो भी दिक्कतें थी वो सॉल्व हो, माने वो प्राइस में ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी है, नतीजे बेहद खराब आए थे। जो लास्ट 2-3 दिन से बढ़त देखी जा रही है वो उस खबर के बाद आ रही है कि उन्होंने सिक्योरिटी बिजनेस बेचने की बात कर रही थी, उसके बाद से ये बढ़त देखी गई है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से गिरावट देखी गई वो सारे फंडामेंटल नेगेटिव जो थे ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं और लंबी अवधि के लिए इसमें बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए।
मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर ये स्टॉक आने वाले एक साल में मौजूदा स्तर से 30 से 40% तक की बढ़त दिखा दे, तो यहाँ बिल्कुल हमारी बाई की कॉल रहेगी। ओके राजेश सतपथे बताइए, चार्ट्स क्या कह रहे हैं दोनों में, कैपिटल फर्स्ट या IDFC, क्या पसंद है आपको बेहतर? देखिए, मुझे कैपिटल फर्स्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है एट करंट लेवल। 5% अप पे लगभग 600 का टारगेट है। एज ए BTST करना है तो कैपिटल फर्स्ट एक कंफर्ट देता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 576। ओके तो कैपिटल फर्स्ट में तेजी करके चले, यहीं पर एक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा। IDFC का विलय इसी कंपनी में होगा, 5% ऊपर वो स्टॉक साफ दिखाई दे रहा है। कुछ और काउंटर जो थोड़े बहुत अब हरकत में दिखाई दे रहे हैं, नेशनल लेवल से बाटा इंडिया में कुछ खरीदारी आई है लेकिन ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग मूव नहीं दिख रहा। अवॉइड करें, छोड़ दें, चलिए छोड़ दीजिए। हेवल्स पर मेरी नजर गई और राजेश सतपुते ये भी कह रहे थे कि ये काफी चल चुका है तो उस पर ज्यादा टाइम ना वेस्ट करें। तो देखते हैं एक और शेयर जिस पर सुबह से नजर है पर चल नहीं रहा है, वो है HDFC बैंक। राजेश स्टॉक देखिए, पिछले कुछ मिनटों में नेशनल लेवल से थोड़ी रिकवरी आई है, अगर ये पॉजिटिव में आ जाता तो आज शायद हम 28,400 के ऊपर बैठे होते। देखिए, मुझे लगता है कि HDFC बैंक अपने ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे है, 2100 के आसपास का सपोर्ट है। 2100 टेस्ट करने के बाद यहाँ पे हैमर बन रहा है, तो मुझे लगता है कि रिकवरी तो है। अपसाइड में 2140 तक का एक यहाँ पे पुल बैक आना चाहिए, लेकिन आज मुझे लगता है हर्षदा जी 2130-35 पे ही अटकेगा, इससे ज्यादा आज नहीं लगता। मनप्पुरम जनरल फाइनेंस आपकी स्क्रीन पर लेकर आते क्योंकि इसी में मूव आएगा। अब मुनाफा कंपनी का बड़ा है, 198 करोड़ पर आया। कंसोलिडेटेड आंकड़े हैं ये, 167 करोड़ से बढ़कर मुनाफा आया है 198 करोड़ पर। आय के पैमाने पर 936 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने सामने रखा है, इसमें भी बढ़त ही देखने को मिली है, तो नतीजे अच्छे हैं। स्टॉक 2-2.5% ऊपर। बागले साहब चार्ट देखिए मनप्पुरम का, तब तक राजेश अग्रवाल नतीजे कैसे लगे? देखिए, नतीजे ऑन द फेस ऑफ इट तो अच्छे लग रहे हैं। बढ़त देखी गई है कंसोलिडेटेड आय में भी, बॉटम लाइन में भी। तो देखना पड़ेगा कि मार्जिन्स वगैरह में क्या चेंजेस आए हैं, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट मैं कहूँगा सेटिस्फैक्ट्री नतीजे हैं, तो एक बार नज़र रखी जा सकती है। ओके, फिलहाल हमारे पास जो डिटेल आ रहे हैं वो टॉप लाइन और बॉटम लाइन यानी सेल्स और मुनाफे के ही हैं। मार्जिन के आंकड़े जब तक आते हैं तो हम आपको बताएंगे, लेकिन मुनाफा जिस तरह से बढ़ा है 167 करोड़ के सामने 198 करोड़, तो देखकर लगता तो है कि मार्जिन भी ठीक होंगे। लेकिन तब तक चार्ट देख लीजिए बागले साहब, क्या लगता है आपको? 120-122 तक का अपसाइड दिखता है, करंटली एट 113, और आपको 110 के स्टॉप लॉस से प्ले करो आप फॉर 122 टारगेट, तो 1:2.5-3 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाएगा। ओके, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है, आप यहाँ पर तेज़ी कर सकते हैं। ये कॉल फिलहाल वागले साहब की ओर से आती हुई। और कुछ और स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिली। जल्दी से MRPL के चार्ट पे अगर आप लोग नज़र डाल पाएँ, प्रकाश आप देख पाएंगे MRPL में पिछले कुछ ही मिनटों में करीब 2% का एक स्विंग मिला है, 5% ऊपर क्लोजिंग की तैयारी में अबव एवरेज वॉल्यूम के साथ। क्या लगता है आपको? ये स्टॉक नेक्स्ट वीक के लिए है, स्टॉप होगा करीब 81 का, मुझे लगता है 90 की तरफ जा रहा है, तो 88, 89, 90 का इस जोन है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अब भी 4-5 रुपए की प्रॉफिट बुकिंग है यहाँ पर। ओके, तो आप कह रहे हैं अगले हफ्ते के लिए एक बड़ी स्विंग 4-5 दिन की कंसोलिडेशन के बाद चला है, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है मंडे को ये टारगेट आ जाएगी। ओके, तो आप इंतजार करें, अगले 2 दिनों में आपको ये टारगेट दिखाई दे सकते हैं। जाते जाते और कहाँ खरीदारी हो रही है, अभी फैशन एंड रिटेल जो भी अर्शिदा ने हाईलाइट किया था, देखिए एक जोर का स्विंग फिर आया है। पेज इंडस्ट्रीज फाइनली 32,500 के लेवल भी इसने पार किए। इंडिया बुल्स वेंचर्स, इस स्टॉक में भी आखिरी मिनटों में लोगों ने जाते जाते अच्छी खरीदारी की है। सिंजीन एक और स्टॉक है जो आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए, जहाँ पे अच्छे मूव समाते हुए दिख रहे हैं। और स्टरलाइट टेक, इसकी तो मजबूती बरकरार है ही, 367-68 के आसपास। TVS मोटर्स, यहाँ पर भी एक अच्छी तेजी जाते जाते देखने को मिल रही है। कोई स्टॉक जो चार्ट आप लोगों को इंटरेस्टिंग दिखाओ? TVS बताइए। 530-32 के आसपास का इसका आर्ली चार्ट का सपोर्ट दिख रहा है। मुझे लगता है कि TVS इज अ बेस्ट बाय। स्टॉप लॉस रखिए करीबन 525 का, थोड़ा सा डीप ले रहा हूँ मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस, लेकिन टारगेट भी वैसा है। मुझे लगता है फिर से 562-564 जाने का धमकम रखता है। अगर BTST खेलना है, BTST ट्रेड लेना है, तो 555 का एक छोटा टारगेट यहाँ पे लेके चलिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर देख के लगता है मुझे कि TVS मोटर बॉटम आउट हो चुका है, तो इट्स अ बाय। चलिए, तो तेजी का सिलसिला आगे शायद जारी रहेगा। कल खास तौर से देखिए आखिरी चंद मिनटों में ही भागा, तो कल इसमें कैचअप रैली देखने को मिलेगी, इसकी चाल और मजबूत होगी। लेकिन
बाजार बंद होता हुआ और निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर चिपकाए रखते हैं 28,314। ये आंकड़ा है मेरी स्क्रीन पर। इन्हीं लेवल्स पर आज देखिए निफ्टी बैंक जाकर टिका है। हमने आपको सुबह में ही बता दिया था कि आज की एक्सपायरी 28,300 के ऊपर होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। हमारा पोल भी ये कह रहा था और साफ देखिए उन्हीं लेवल्स के ऊपर ये प्रोविजनल क्लोज आया है। 11,471 पर निफ्टी जाकर टिका। 20 पॉइंट ऊपर मिड कैप्स ने थोड़ी बीच में सांस ली, फिर कैचअप किया। लगभग 99 अंकों का उछाल देखने को मिला है। एक्सिस बैंक का ये एक स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी साबित हुआ दोपहर के ट्रेड में, लेकिन आज दिन भर जो शेयर चला है वो है आईसीआईसीआई बैंक का। इस तेजी का पूरा श्रेय आप आईसीआईसीआई बैंक को दे सकते हैं। मॉर्गन स्टैनली बहुत बुलिश है, स्टॉक आज 4% भागा। काफी दिनों बाद इस तरह की तेजी देखने को मिली। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नतीजे आएंगे कल, मुनाफा दिखाई दे सकता है 400 करोड़ के आसपास का, और ये साथ ही हमारा जैकपॉट शेयर भी बना, तो ये भी 3% ऊपर। बिल्कुल, लेकिन रिकॉर्ड्स का दिन देखिए, सेंसेक्स 38,000 के ऊपर पहली बार बंद हो रहा है। तो 38,000 यह नया लेवल 40,000 की तरफ पहुंचता हुआ शायद लोग उम्मीद करें। लेकिन निफ्टी भी पहली बार हमने 11,500 के काफ़ी करीब पहुंचते हुए देखा। 11,470 के ऊपर बंद। बैंक निफ्टी 28,314। तो ये यहाँ पर भी ऊंचाई आपको देखने को मिल रही है। 250 पॉइंट ऊपर, शानदार एक्सपायरी। और कल तक जो हम अंदाज़ा लगा रहे थे, हमारे सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट्स ने जो आपको पोल में बताया आज सुबह, वो पोल आपके सामने लेकर आएंगे। और आप देखिए कितनी सटीक हमारे एक्सपर्ट्स ने भविष्यवाणी की थी। 28,300 से 28,400 के बीच में होगी एक्सपायरी, ये भी हमारे एक्सपर्ट्स ने दिया था। और आप यही आंकड़ा आते हुए इस समय देख रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज़ा, जबकि बाजार उस समय काफ़ी नीचे था। तो इतने ऊपर आकर बंद होगा। आज हम 28,300 के लेवल भी पार करते हुए देख पाएंगे, ये अनुमान हमारे पोल में निकल कर आया। और बहुत ही शानदार उसी हिसाब से बाजार का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। चलिए, तो रिकॉर्ड लेवल्स पर बाजार की हुई है आज की क्लोजिंग। वक्त है अपने सभी मेहमानों से इजाजत लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे कप्तानों ने आपको जो स्टॉक्स बताए थे, आइए देखिए कितना शानदार मुनाफा बनाया है आपने उनमें। तो हिम्मत ने बाजी मारी है करीब 4-4.25% के रिटर्न के साथ। बैंकिंग स्टॉक्स पर फोकस था और आज के स्टार परफॉर्मर्स तो यही हैं। वो कुछ स्टॉक जो सबसे बेहतरीन रहे आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। देना बैंक, आईओबी, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, और इसके अलावा आईटीआई एक और स्टॉक जिस पर हेमंत की नजर थी। 4.5% की तेजी यहां भी देखने को मिली है। नीरज की टीम में नाल्को नतीजों के बाद, फिलान एक्सप्लोरेशन, डॉली खन्ना, एक जाने माने एचएनआई ने यहां पर स्टेक लिया, इंटरग्लोब एविएशन और एचईजी। शानदार परफॉर्मेंस यहां भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। कल का खिलाड़ी। और जाते जाते आपको ये भी याद दिला दें कि हमने काफ़ी बढ़िया ट्रेड्स आपको सुझाए। इनफैक्ट प्रदीप, नीरज का भी मेल आया कि कल का खिलाड़ी आज, इनकी जो पहली रिकमेंडेशन थी जीएमएम फॉडलर, इन्होंने 825 के आसपास जुलाई 23 को बात की थी। आज उसका भाव है 1031 का, तो वो भी काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स। और आज भी हमारे चार्ट दिखाइए जरा स्क्रीन पे, अब हम बात कर ही रहे हैं तो जीएमएम फॉडलर, जीएमएम के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको फटाफट मिल जाएगा। 825 के लेवल पर हमने इसको चुना था, नीरज ने चुना था कल का खिलाड़ी आज में। और स्टॉक देखिए आज 1031 के ऊपर, तो काफी तगड़ा परफॉर्मेंस इसका रहा है। 25% के रिटर्न। कब लिया था नीरज ने इसको? ये सही डेट है 23 जुलाई को। ओके, यानी मुश्किल से 15 दिन और आपने यहाँ पर 25% के रिटर्न कमा लिए हैं। तो 28% के रिटर्न पूरे महीने में आए हैं, लेकिन वो देखिए 25% के रिटर्न नीरज के बताने के बाद आए हैं केवल 15 दिनों में। तो बिल्कुल सही स्पॉट, और क्या मूवमेंट देखने को मिला। आज के स्टॉक भी आपके सामने जाते जाते एक बार लेकर आएंगे। त्रिवेणी टरबाइन और देना बैंक, ये थे वो दो स्टॉक जो आज हमारे कप्तानों ने आपको बताए थे करीबन घंटे भर पहले। और आखिरी घंटे के रिटर्न ये देखिए आपके सामने। त्रिवेणी टरबाइन 9% ऊपर और देना बैंक 12.5% ऊपर। तो 2 से 3 के बीच में हमारे कप्तान हर रोज आपको बताते हैं कल का खिलाड़ी आज, ये आपको चूकना नहीं चाहिए। और हाँ, सुबह सुबह पूरी टीम लेकर आएंगे 20 शानदार ट्रेडिंग आइडियाज हर रोज की तरह सुबह 7:30 बजे, तो वो भी आप देखना मत भूलिए।